इमेजिन करो कि ऐसा अलादीन का चिराग हो जिससे आपकी एक सैलरी दो बन जाए। आपको घर बैठे बैठे बिना कुछ किए एक साइड इनकम का सोर्स मिल जाए। अब आप पूछेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुनिए, इस अलादीन के चिराग का नाम है डिविडेंड्स, और इसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी डिविडेंड स्टॉक इन्वेस्टिंग। बेंजामिन ग्रैम का एक बहुत फेमस कोट है, द ट्रू इन्वेस्टर विल डू बेटर इफ ही फॉरगेट्स अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड पेज अटेंशन टू डिविडेंड रिटर्न्स एंड टू द ऑपरेशन रिजल्ट्स ऑफ हिज कंपनीज। सिंपल लैंग्वेज में ये कोट हमें बताती है कि डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स किसी भी दूसरी इन्वेस्टमेंट से काफी सेफ है, और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर डिविडेंड पेइंग कंपनीज पर ध्यान देते हो तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट हमेशा अच्छा ही होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स कहते किसे हैं? बहुत लोगों ने तो शायद इसका नाम भी पहली बार सुना होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये शो आपके लिए चुटकियों में ये गुत्थी सुलझा देगा। आप जानते हैं कि मार्केट में कंपनीज लिस्टेड होती हैं, और जब ये कंपनीज अपने क्वार्टरली या एनुअली प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स में बांटती हैं तो इसका मतलब यही है कि वो आपको डिविडेंड्स दे रही हैं। एक लेटेस्ट एग्जांपल के साथ समझाऊं तो कोल इंडिया नाम की गवर्नमेंट कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में 9,069 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया, और अपनी ग्रोथ से खुश होकर इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए 5 रुपए 25 पैसे पर शेयर डिविडेंड अनाउंस कर दिया। यानी आपके हर एक शेयर पर 5.25 रुपीज आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। कंपनीज डिविडेंड इसीलिए देती हैं ताकि उनके इन्वेस्टर्स का विश्वास उन पर और बढ़ जाए और बाकी के इन्वेस्टर्स भी उनकी कंपनीज में आकर इन्वेस्ट करें। ये कंपनी की ग्रोथ के लिए एक पॉजिटिव साइन है और आपके लिए एक मुनाफे का सौदा। लेकिन डिविडेंड स्टॉक इन्वेस्टिंग में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको इन्वेस्ट करने से पहले जानना जरूरी है, ताकि आप अपने पैसों को सेफ जगह पर डाल सकें। इस तरह की इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक रेगुलर इनकम को जनरेट कर सकती है, जिसके चलते आपको सिर्फ अपनी जॉब की सैलरी या बिजनेस के पैसों पर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। इस शो में आपको सही स्टॉक सिलेक्शन, कंपनी के बारे में रिसर्च और इन्वेस्टमेंट करते हुए किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है ये भी बताया जाएगा। इसीलिए आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए आगे के एपिसोड्स बहुत जरूरी होने वाले हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी खड़ी सीढ़ी चढ़ी है, यानी स्टीप स्टेयर्स, जिन पर एक कदम ध्यान से रखना पड़ता है ताकि पैर में चोट न लग जाए? इसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी कुछ ऐसी ही तीखी सीढ़ी है जहां आपको पहला कदम बड़े ही ध्यान से रखना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि यह कदम आप रखेंगे कैसे? इसके लिए आपको कोई मुश्किल फिजिकल एक्टिविटी या तपस्या नहीं करनी, बल्कि आप ये सब सुबह की चाय पीते हुए, दोपहर को ऑफिस में लंच ब्रेक लेते हुए या शाम को घर लौटते हुए कभी भी कर सकते हैं। अब किसी भी तरह की डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। जैसे आपके घर की अलमीरा आपके कपड़े स्टोर करके रखती है ना, वैसे ही डीमैट अकाउंट आपके खरीदे हुए कंपनीज के शेयर को स्टोर करके रखता है। अपने देश का ये डेटा तो आपको चौंका कर रख देगा, क्योंकि यहां कोविड से पहले सिर्फ 40 मिलियन डीमैट अकाउंट्स थे, लेकिन कोविड में लोगों ने जमकर इन्वेस्टमेंट करनी सीखी और ये नंबर 40 मिलियन से अब सीधा 140 मिलियन है। यानी कि लगभग देश की 10% जनता सीधा मार्केट में इन्वेस्ट करती है। इसकी वजह यह है कि लोगों को इंडिया की स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, क्योंकि हमारा देश एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और इस बहती गंगा में हाथ धोकर आप भी खुद के पैसों पर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। फिलहाल हम डीमैट अकाउंट की बात कर रहे थे। इस डीमैट अकाउंट को खोलने के लिए आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल चाय पीते हुए, दोपहर को लंच ब्रेक में या घर वापस लौटते हुए देख सकते हो। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो आज के वक्त में ये अकाउंट खोलने के चार्जेस लगभग हर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर 0 रुपीज है, जैसे ग्रो, अपस्टॉक, IIFL या आपका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है, आप वहां पर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए आपके पास आपका वैलिड पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। साथ में यह भी याद रखें कि आपका आधार कार्ड ही आपके नंबर से लिंक हो, नहीं तो आपको डीमैट खोलने में प्रॉब्लम आ सकती है। अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड वैलिडेट करने के बाद आपको अपनी खुद की एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो आप अपने मोबाइल से फ्रंट कैमरा से भी ले सकते हैं, एक सिग्नेचर और ऐसी ही कुछ और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। इसके बाद करीब 2 से 3 दिन के वेट के बाद ही आपका डीमैट अकाउंट शुरू हो जाता है। हालांकि कुछ कंपनीज तो उसी दिन या अगले दिन में ही आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनीज आखिर करती क्या है, तो आपकी नॉलेज के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि ये ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म्स हैं, जहां आप जैसे बायर्स और सेलर्स मार्केट में कंपनीज के शेयर्स की खरीद और बेच करते हैं। यानी कि ये ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म्स आपको हमारे इंडिया के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करवाती है और आपकी खरीद बेच को फैसिलिटेट करती है। और इसी काम के लिए ये कंपनीज आपकी खरीद बेच में बहुत ही नेग्लिजिबल ब्रोकरेज अमाउंट भी चार्ज करती हैं। कुछ केसेस में ये चार्ज 0.0% हो सकता है या कुछ केसेस में शायद हो भी ना। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना शेयर खरीद और बेच रहे हो। तो ये तो हो गया टूर गाइड कि आपको डिविडेंड स्टॉक इन्वेस्टिंग तक पहुंचने के लिए पहला कदम क्या उठाना चाहिए।
और वो है डीमैट अकाउंट खोलना। जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है और आप अपने आईडी पासवर्ड के साथ उस अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो आपको वहां एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। इस वॉच लिस्ट के ऑप्शन में आप अलग अलग तरह की कंपनीज के स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो, जैसे रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम। ये कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिसके शेयर प्राइस आपको हर रोज ट्रैक करने से काफी मदद मिलेगी। अक्सर आपने इधर उधर से पढ़ा होगा या सुना होगा कि मार्केट में कंपनीज को कैसे चुनें या सीधा इन्वेस्ट करना कैसे शुरू करें, लेकिन इससे भी पहले एक और स्टेप होता है जिसे हम ट्रैकिंग का नाम दे सकते हैं। अपनी वॉच लिस्ट में कुछ कंपनीज डालने के बाद आपको कम से कम 15-20 दिन ये ट्रैक करना है कि किस तरह से शेयर्स का मूवमेंट ऊपर नीचे होता है। अगर आप किसी भी शेयर में 2 या 3% से ऊपर का उछाल या गिरावट देखते हैं तो उन कंपनीज के बारे में जाकर इंटरनेट पर पढ़ें। इससे आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स पता चल जाएंगे, जैसे कि मार्केट किस तरह मूव करती है, किस किस चीजों का असर किन कंपनीज पर पड़ता है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज किस तरह से मार्केट के सेंटिमेंट्स को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। और यह काम करना इतना आसान है कि आप जहां 15 मिनट दिन में रील्स स्क्रॉल करने में लगा देते हैं, आप उसी वक्त को यहां यूटिलाइज करके अपनी वॉच लिस्ट पर नजर डाल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको एक और सैलरी चाहिए तो इतनी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये कुछ स्टेप्स पूरे करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट नाम की तीखी सीढ़ी का पहला कदम आसानी से रख सकते हैं और अपने पैसों को इन्वेस्ट करने को लेकर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। अब मैं जानता हूं कि आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि वॉचलिस्ट में इतने सारे शेयर्स डालने के बाद आखिर सही कंपनी को सिलेक्ट कैसे किया जाए। ये उसी तीखी सीढ़ी का दूसरा कदम है जिसके बारे में अगले एपिसोड में जानेंगे। पहला कदम रख लेने का मतलब है कि आपके बेसिक्स अब पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। अब आपको डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले सही कंपनी की पहचान करनी सीखनी होगी, और ये पहचान होगी कुछ ऐसे फैक्टर्स से जो एक एक करके आप इस एपिसोड में सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और इनमें से करीब 1 या 2% ही कंपनीज होंगी जो रेगुलर डिविडेंड देती हैं, और ये कंपनीज आपको अपनी वॉच लिस्ट में भी रखनी है ताकि आप सही वक्त पर उनमें इन्वेस्ट कर सके। इसीलिए सबसे पहले मैट्रिक्स है डिविडेंड पर शेयर की हिस्ट्री, जैसे पिछले कुछ सालों में कितना डिविडेंड दिया है और हर साल इस डिविडेंड्स में कितना ग्रोथ हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोल इंडिया कंपनी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इस कंपनी ने लगभग 17 रुपए का डिविडेंड पर शेयर अपने इन्वेस्टर्स को दिया था, और 2022-23 में ये 17 रुपए से बढ़कर 24.3 रुपए हो गया। इस डेटा से आपको पता चलता है कि ये कंपनी साल दर साल अच्छी ग्रोथ कर रही है और इसीलिए ये कंपनी पहला चेक बॉक्स टिक भी कर रही है। बाकी कंपनीज के बारे में भी ऐसी कई रिसर्च करके आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी आपके पैसों के लायक है और किन कंपनीज की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। ये लिस्ट बन जाने के बाद आधी चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि इसके बाद का काम और भी आसान है। आपको इस लिस्ट के बाद कंपनीज के 3 Gs पर ध्यान देना होगा, और ये 3 Gs हैं ग्रोथ, गवर्नेंस और ग्रॉस प्रॉफिट। और ये टर्म सुनकर भले ही चीजें सुनने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, लेकिन आप ये घर बैठे बैठे अपने ऑफिस ब्रेक या रात को सोने से पहले कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 15 से 20 मिनट का ही तो काम है, लेकिन इसे आपको हर रोज करना होगा। और ऐसा डेली क्यों करना है, इसका रीजन भी आपको आगे के एपिसोड्स में पता चल जाएगा। इनमें से फिलहाल हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ की। अब कंपनी डिविडेंड तो हर साल बढ़ता ही रहता है, लेकिन क्या कंपनी का हर साल प्रोडक्शन या सेल्स बढ़ रहा है? फिलहाल के लिए हम कोल इंडिया के एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 622.63 मीट्रिक टन का कोयला प्रोड्यूस किया, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बढ़कर 703.20 मीट्रिक टन हो गया, यानी कि 12.94% का प्रोडक्शन ग्रोथ। और इसी वजह से कंपनी ने 2 सालों में अपने डिविडेंड को 17 रुपए से बढ़ाकर 24 रुपए कर दिया, क्योंकि जितनी ज्यादा ग्रोथ उतना ज्यादा प्रॉफिट, और जितना ज्यादा एक कंपनी को प्रॉफिट उतना ही ज्यादा आपको मुनाफा, जिसे हम डिविडेंड यील्ड भी कहते हैं। अब इसे आप इस तरह से मान लीजिए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड, वाइफ या मम्मी पापा के लिए जो गिफ्ट 30,000 रुपए महीने की सैलरी से लेंगे, वो 1 लाख रुपए कमाने पर भी शायद ना लें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आप चाहेंगे कि आप अपने आप को अच्छे से अच्छी चीजें दें जो उनके काम आ सके। ठीक इसी तरह कंपनी भी ज्यादा प्रॉफिट कमाने पर आपको ज्यादा डिविडेंड गिफ्ट के तौर पर दे देती है। वैसे ग्रोथ में और भी कई तरह की चीजें आती हैं, जैसे कंपनी अपने ऑपरेशंस कहां एक्सपैंड कर रही है, कहां कहां पैसे खर्च कर रही है और अपनी फ्यूचर कैपेसिटी को बढ़ा रही है, और इन सब से कितना बिजनेस स्केल हो रहा है। ये सब जानने के बाद आपको कंपनी के बारे में बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद दूसरा जी आता है, यानी गवर्नेंस। किसी भी कंपनी का गवर्नेंस ये डिसाइड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके पैसे पर आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। इसीलिए हमें इस फैक्टर पर सख्त ध्यान देना चाहिए।
गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज ने ये अपने बयान में कहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड बी डन मोर थ्रू प्रिंसिपल्स देन रूल्स। यानी इससे हमें साफ पता चलता है कि अगर एक कंपनी का गवर्नेंस स्ट्रांग है तो उसके फाउंडेशन प्रिंसिपल्स भी स्ट्रांग होंगे, और जब किसी कंपनी का फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो उस कंपनी में आपके पैसे ग्रो होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो दो बेस्ट फ्रेंड्स आदित्य और मोहित की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एक दूसरे से काफी अलग थी। एक तरफ आदित्य को ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद था जो अग्रेसिव नेचर की है, यानी उनमें तेजी से ग्रोथ हो, और वहीं मोहित ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता था जिनके फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स स्ट्रांग हो। इसीलिए आदित्य ने 2010 में किंगफिशर एयरलाइंस के अग्रेसिव एक्सपेंशन और उन्हें दुनिया के हर कोने से मिलते हुए अवार्ड्स को देखकर इन्वेस्ट कर दिया, जबकि मोहित ने 2010 में एक सरकारी कंपनी गेल में अपने पैसे डाले, ये सोचकर कि इसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं है और इंडिया में गैस की डिमांड बढ़ने वाली भी है। आने वाले कुछ सालों में किंगफिशर के सारे शेयर बहुत ही बुरी तरह से गिर गए, क्योंकि कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। ढेर सारा कर्ज लेने के बावजूद भी कंपनी ने 8-9 सालों में कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं किया था। लेकिन किंगफिशर की पब्लिक इमेज बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विसेज इतनी प्रीमियम रखी थी, और इसी पब्लिक इमेज की वजह से आदित्य के पैसे डूब गए थे, और मोहित को आज तक भी गेल कंपनी में इन्वेस्ट करके रेगुलर डिविडेंड इनकम भी मिल रही है, जिससे उसका पैसा बढ़ता भी जा रहा है और सेव भी है। इसीलिए किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स यानी कि ओनर्स की प्रोफाइल पर बहुत डिपेंड करता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा और आपका पैसा कितना सेफ रहेगा। तो याद रखिएगा कि आपको मोहित वाली स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। कछुए और खरगोश वाली कहानी तो आपने सुनी होगी ना। बस ये समझ लीजिए कि खरगोश रेस इसी वजह से हारता है क्योंकि उसकी गवर्नेंस में ईगो छुपकर बैठा था। अब फाइनली आते हैं आखिरी जी पर, जिसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट। एक कंपनी में इन्वेस्टर्स होने के नाते आपका मुनाफा भी कंपनी के मुनाफे पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए हमें साल दर साल कंपनी की बुक्स को क्लोजली फॉलो करना चाहिए, जिससे ये पता कर सकें कि कंपनी का फ्यूचर कितना ब्राइट है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम जोमैटो की बात करें तो इनके फूड डिलीवरी बिजनेस ने हर क्वार्टर में अपने लॉस को कम किया और पिछले 3 क्वार्टर्स में अपना प्रॉफिट लगातार बढ़ाया। लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में जोमैटो ने 138 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जिससे पता चलता है कि कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अपवर्ड के ग्राफ की तरफ पॉइंट कर रही है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जोमैटो अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए डिविडेंड पे आउट्स भी दे दे। तो ये थी कुछ चीजें जिससे आप किसी भी कंपनी को परख कर उसमें अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले वक्त में डिविडेंड्स के थ्रू अच्छा इंटरेस्ट मिल सके। याद रखना दोस्तों, सैलरी के पैसों से कोई अमीर नहीं होता। आपको थोड़ा रिस्क लेकर और स्टडी करके बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, ताकि जब आप सो भी रहे हो तो वो कंपनी के काम चलते रहें और उस कंपनी की ग्रोथ के साथ आपका पैसा भी ग्रो होता रहे। इस एपिसोड में आपने कंपनी को पहचानना तो सीख लिया, लेकिन डिविडेंड में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डिविडेंड किस किस तरह से आपको मिलता है ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने डिविडेंड कंपनीज को तो पहचानना सीख लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको डिविडेंड इनकम का फायदा उठाने के लिए सिर्फ कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है। अगर आप पढ़ाई या जॉब करते हैं और आपको रेगुलर मार्केट की मूवमेंट को ट्रैक करने का वक्त नहीं मिलता है, तो आप इंडिविजुअल कंपनीज की जगह ऐसे म्यूचुअल फंड्स को भी ढूंढ सकते हैं जो स्पेसिफिकली डिविडेंड पेइंग फंड्स हो। एग्जाम्पल के लिए 32 साल का विशाल डेलॉयट नाम की कंपनी में कंसल्टेंट की नौकरी करता है, और उसके बिजनेस शेड्यूल की वजह से उसके पास किसी भी और चीज के लिए ज्यादा वक्त नहीं रहता। इसलिए विशाल ने अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से डिजाइन किया है कि उसके पास हाई रिस्क हाई ग्रोथ, लो रिस्क लो ग्रोथ और डिविडेंड पेइंग इंडिविजुअल कंपनीज और फंड्स दोनों हो। ये फॉर्मूला अपना लेने की वजह से विशाल को अपना पोर्टफोलियो हर रोज देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो हफ्ते में एक बार बस नजर डाल लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनीज तो डिविडेंड देती हैं, लेकिन आखिर म्यूचुअल फंड्स डिविडेंड्स क्यों और कैसे प्रोवाइड करते हैं? तो उसकी वजह यह है कि मान लीजिए आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड में अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब वो पैसे एक फंड मैनेजर को दे दिए जाते हैं ताकि वो आपके पैसों को सही से इस्तेमाल करे और आगे जाकर कंपनीज के बारे में स्टडी करे और उन कंपनीज में आपका पैसा डाल दे। अब जब भी उस फंड मैनेजर को आपके दिए हुए पैसों पर प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रखकर बाकी का आपको ट्रांसफर कर देता है, और उस फंड में आपकी ही तरह हजारों लाखों लोग पैसे डालते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर्स इसी चीज में स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे और फिर आगे चलकर और लोग भी उनके फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करें। याद रखिएगा, अक्सर जितना ज्यादा एक फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, उतना ही वो फंड सेफ होता है। अब एसेट अंडर मैनेजमेंट या फिर कहें तो ओम AUM क्या है, ये शायद आपने खुद ही फिगर आउट कर लिया होगा, लेकिन नहीं किया तो AUM ओम वो टोटल पूल ऑफ मनी है जो आप और आपके जैसे ढेर सारे इन्वेस्टर्स एक फंड में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ICICI म्यूचुअल फंड्स में अपने 1000 रुपए डाले
और मेरी तरह 9 और लोगों ने हजार रुपए डाले तो मेरा और बाकी इन्वेस्टर्स का मिलाकर उस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाएगा 10,000 रुपए। वैसे तो ये पैसों की गिनती हजारों करोड़ों में होती है, लेकिन अभी सिर्फ आपको एक छोटे एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो फिलहाल के लिए आप डिविडेंड इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए किसी ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल कंपनीज में, लेकिन आपके ये एसेट्स आपको अलग अलग तरह से डिविडेंड प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी तक हमने जिस डिविडेंड की बात की थी वो कंपनी के प्रॉफिट का पार्ट था, लेकिन फिलहाल हम और भी डिविडेंड के टाइप्स की आगे बात करेंगे। इसे आपको मार्केट में प्लेस एक प्रोडक्ट की मदद से समझाता हूं। हम फिलहाल बॉर्नवीटा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बॉर्नवीटा कैडबरी कंपनी का एक फेमस प्रोडक्ट है जिसे अक्सर बच्चे से बड़े लोग दूध में डालकर पीते हैं। अब मान लीजिए कि बॉर्नवीटा को अपने कस्टमर्स को खुश करना है, तो उसे क्या करना होगा? वो इस काम को 2 तरह से कर सकता है। या तो बॉर्नवीटा अपने प्राइस को कुछ 10 से 15% कम कर देगा, ताकि आप अगर कोई चीज 250 रुपए की ले रहे हैं तो वो आपको 200 या 220 रुपए में मिल जाए। या फिर बॉर्नवीटा अपने पैकेट के साथ एक छोटा पैकेट आपको फ्री में दे देगा, ताकि आपको उतने ही पैसे में और ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक इसी तरह कोई कंपनी भी अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है। एक हो सकता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट के हिस्से में से आपको कुछ परसेंटेज डिविडेंड के तौर पर दे दे, जो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और दूसरा यह भी हो सकता है कि कंपनी बोनस शेयर इशू कर दे। बोनस शेयर का मतलब है कि मान लीजिए अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और उस कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को 1:1 के हिसाब से बोनस शेयर इशू करेंगे। इसका मतलब ये कि आपके हर एक शेयर पर आपको एक बोनस शेयर मिलेगा। यानी अगर आपके पास कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो वो 200 हो जाएंगे, यानी डबल मुनाफा। लेकिन ये चीज कंपनी के बोर्ड पर डिपेंड करती है कि वो कंपनी किस हिसाब से बोनस शेयर करती है। अगर कंपनी ने 1:2 की अनाउंसमेंट की है तो इसका मतलब है कि आपको हर 2 शेयर पर कंपनी का एक बोनस शेयर मिलेगा। यानी अगर आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो वो बढ़कर 150 हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये काफी मुनाफे का सौदा होता है, क्योंकि अक्सर बोनस शेयर्स में आपके इन्वेस्टेड अमाउंट डबल हो जाते हैं, वो भी बिना कुछ किए। और आप बोनस शेयर्स को बेचकर या तो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो या उसी कंपनी में पड़े भी रहने दे सकते हो। इतना ही नहीं, कभी कभी कंपनी खुश होकर स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस कर देती है, जिससे आपको और भी मुनाफा होगा। ये स्पेशल डिविडेंड किसी भी तरह से आपके रेगुलर डिविडेंड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, बल्कि उन रेगुलर डिविडेंड्स के प्रॉफिट में ऐड करके आपको और भी प्रॉफिट दे देता है। लेकिन ये स्पेशल डिविडेंड तभी अनाउंस किया जाता है जब कंपनी की कोई डील उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई हो और उन्हें एक साल में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ मिल गई हो। तो इस तरह से कंपनीज कैश, बोनस शेयर्स यानी स्टॉक और स्पेशल डिविडेंड्स की फॉर्म में अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देती है, ताकि वो कंपनी के साथ लॉयल रहें और कंपनी उनके साथ। ये म्यूचुअल ट्रस्ट का रिश्ता ही आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। लेकिन कहीं भी इन्वेस्ट कर लेने से पहले हमें खुद के रिस्क एपेटाइट को समझना चाहिए, यानी आप एज एन इंडिविजुअल किसी भी इन्वेस्टमेंट पर कितना रिस्क ले सकते हो। और इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे अगले एपिसोड में, जो आपके पोर्टफोलियो और प्रॉफिट के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि आप उन पैसों को इन्वेस्ट करते हुए कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट पर किस तरह का रिटर्न होगा ये आपकी रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। और ये रिस्क एपेटाइट डिपेंड करती है आपके करियर पर, आपकी सैलरी पर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर और आपकी लायबिलिटीज पर। ये एपिसोड आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत जरूरी होने वाला है, इसीलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इस एपिसोड में हम 2 लोगों के एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है आदित्य, जो फिलहाल 26 साल का है और उसने एक MNC में नौकरी शुरू की है। और वहीं आदित्य का पड़ोसी है संजीव अंकल। संजीव पिछले 25 साल से नौकरी कर रहे हैं और अच्छा खासा कमाते हैं। अब आदित्य और संजीव दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि अपने फ्यूचर को सिक्योर रख सकें और अपने पैसों पर थोड़ा मुनाफा कमा सकें। लेकिन दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बिल्कुल अलग अलग हैं। जहां संजीव अंकल अपने पैसे ज्यादातर फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में रखना पसंद करते हैं, वहीं आदित्य अपने पैसे स्टॉक मार्केट, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स और क्रिप्टो करेंसी में रखना पसंद करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आदित्य ने अभी अभी नौकरी शुरू की है और उसके पापा एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। लेकिन वहीं संजीव के घर में अकेला वो ही कमाने वाला है और उनके 2 बच्चे और एक बीवी की फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर है। इतना ही नहीं, बल्कि संजीव अपनी कार और होम लोन की EMIs भी हर महीने भरते हैं। और वहीं आदित्य का खर्चा सिर्फ उसकी बाइक का पेट्रोल और दोस्तों के साथ बाहर नाइट क्लब्स जाने में ही जो बिल आता है वो है। अब इन दोनों लोगों की लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है, इसीलिए इन दोनों के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में इतना फर्क है। आदित्य जानता है कि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट डूब भी गई तो उसके पापा की पेंशन की मदद से वो कुछ दिन घर बैठकर अपने लिए नई नौकरी ढूंढ लेगा। लेकिन वहीं संजीव भी जानता है कि अगर उसके पैसे बढ़ने की बजाय घट गए तो उसकी EMIs और घर का खर्च दोनों ही चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। हो सकता है आप 25-26 साल के हो, लेकिन फिर भी आपकी सिचुएशन आदित्य जैसी ना हो सकता है आप पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, इसीलिए आपको अपने पैसे सोच समझकर इन्वेस्ट करने चाहिए।
और डिविडेंड इनकम का यही फायदा है कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट में ना ही बहुत ज्यादा रिस्क होता है और ना ही बहुत कम। अब ये फंडा तो आपको पता ही होगा कि ज्यादा रिस्क आपको ज्यादा प्रॉफिट्स लाकर देता है, लेकिन ये प्रॉफिट लॉस भी बन सकता है, और वहीं कम रिस्क आपको कम प्रॉफिट देता है, लेकिन आपका पैसा सेफ रहता है। इसी तरह से जब हम डिविडेंड इनकम की बात करते हैं तो हमें सरकारी कंपनीज सेलेक्ट करनी चाहिए, जैसे एनडीएमसी, कोल इंडिया, एलआईसी, क्योंकि ये कंपनीज सरकार के बहुत बड़े एसेट्स हैं और सालों साल तक चलते रहेंगे। और जब तक ये कंपनीज इस तरह चलती रहेंगी तब तक आपको एक रेगुलर डिविडेंड इनकम भी वहां से आती रहेगी। इसलिए याद रखें कि आपको हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो वैल्यूएशन के हिसाब से बड़ी हो। आज के वक्त में क्यों रिलायंस जैसी कंपनी को रिलायबल माना जाता है? इसकी वजह यही है कि उनके ढेर सारे बिजनेसेस हैं और इन सब बिजनेसेस से उन्हें काफी सारी इनकम भी होती है। अब जितना ज्यादा पैसा एक कंपनी के पास होता है उन्हें उतना ही कुशन भी मिल जाता है शॉक्स झेलने का, क्योंकि अगर कभी मार्केट कंडीशन बुरी हुई और दुनिया में कहीं रिसेशन आ भी गया तो हो सकता है कि छोटी कंपनी अपना बिजनेस बंद कर दे, लेकिन बड़ी कंपनी इन सब से आसानी से गुजर जाती है, जिससे आपका पैसा सेफ रहता है। अब अगर कंपेयर करें कि हम छोटी कंपनीज की बात करें तो उनमें भी आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है, क्योंकि एक छोटी कंपनी के ग्रो होने का स्कोप हमेशा बड़ी कंपनी से ज्यादा ही होता है। लेकिन आपकी हार्ड अर्न मनी को कहां इन्वेस्ट करना है ये आपका ही डिसीजन होगा। इसके साथ साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखना है और वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बोले तो कैश फ्लो। इन्वेस्ट करने के जुनून में आपको अपनी सारी लिक्विडिटी भी नहीं खोनी है, क्योंकि आपके डे टू डे खर्चे आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़े पैसों से ही तो चलते हैं, और हमेशा इमरजेंसी के लिए खुद के पास इतनी लिक्विडिटी होनी ही चाहिए कि आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर पाओ, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद आपको वो पैसा कभी भी एकदम से नहीं मिलता। आपकी बाइंग और सेलिंग को सेटल होने में समय लगता है और करीब 1 या 2 दिन बाद ही आप पैसा विड्रॉ कर पाते हो। इस तरह से सारी सिचुएशंस को कंसिडर करने से आप अपने लिए एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, जिसमें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट से लेकर सेविंग्स अकाउंट, हर जगह आपके पैसे हों। और अगर आदित्य की तरह आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज से फ्री हैं तो आपको अपने पैसों पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का सोचना चाहिए। इसके लिए आपको लंबे समय तक भी मार्केट में बने रहना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपकी इंस्टेंट रिटर्न आ जाए। केन फिशर नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अपनी कंपनी फिशर इन्वेस्टमेंट के फाउंडर हैं। उन्होंने अपने कोट में कहा था, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग इन द मार्केट। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आपने मार्केट में कब इन्वेस्ट किया, भले ही वो ऑल टाइम हाई है या ऑल टाइम लो, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट आपको किस तरह से रिटर्न देगी ये इस बात पर जरूर डिपेंड करता है कि आप कितने वक्त तक मार्केट में बने रहते हैं। बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने बहुत से फॉर्मूलाज को दुनिया के साथ शेयर किया, लेकिन आपको अपनी सिचुएशंस और कंडीशंस का ध्यान रखते हुए ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनानी होगी। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, पर अब हम अगले एपिसोड में जानेंगे एक ऐसी जादुई स्ट्रेटजी के बारे में जो आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में मदद करेगी। इस प्रोसेस का नाम है डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान। यही सीक्रेट फॉर्मूला है जो आपके पैसे को वेल्थ में बदल देगा। अब तक आप डिविडेंड इनकम के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन इस एपिसोड में आप एक ऐसी स्कीम के बारे में जानेंगे जो आपको अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने में मदद करेगी। हर एक मिडिल क्लास इंसान का सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में ऐसा पॉइंट पर पहुंचे जहां वो बिना प्राइस टैग की फिक्र करे कुछ भी खरीद सके। अब यहां तक पहुंचने के लिए हम जैसे लोग अपनी पूरी जवानी मेहनत और काम करने में निकाल देते हैं। अब कुछ लोग ये मेहनत जमकर करते हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट्स उन्हें नहीं मिल पाते जो वो चाहते हैं। इसीलिए ऐसे रिजल्ट्स को पाने के लिए ये डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान काफी जरूरी है। हालांकि ये प्लान बॉलीवुड की तरह 21 दिन में पैसा डबल तो नहीं कर सकता, लेकिन इस प्लान की मदद से आपकी इन्वेस्टमेंट और आपका प्रॉफिट कंपाउंड होते रहते हैं। अब इस कंपाउंड का मतलब क्या है? वो बड़ा सिंपल है। जैसे कि आप इस टर्म से ये जान गए होंगे कि आपका मुनाफा इससे और तेजी से बढ़ेगा, तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। और हम इस कंपाउंड इफेक्ट का मतलब एक एग्जाम्पल से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी सैलरी या पॉकेट मनी से 1000 रुपए बचाकर इन्वेस्ट करते हैं और इन 1000 रुपए पर आपका 10% इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि 1 साल में आपका 1000 रुपए हो गया 1100 रुपए। और अगर आप इन 10% कमाए हुए इंटरेस्ट को भी अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो उससे अगले साल का रिटर्न आपका 1100 रुपए पर मिलेगा, यानी कि अगले साल आप अपने उन 1000 रुपए पर 110 रुपए मुनाफा कमाओगे। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए ही रही, लेकिन अगले साल कंपाउंड इफेक्ट के चलते आपका मुनाफा 11% हो गया। इसमें आपने कुछ किया भी नहीं और इकोनॉमिक्स के एक सिंपल फॉर्मूला ने आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर दिया। ठीक इसी तरह अगर आपको कोई कंपनी या फंड्स किसी भी तरह से आपको डिविडेंड देते हैं तो आपको उस डिविडेंड को वापस मार्केट में आकर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये इन्वेस्टमेंट भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कैश के तौर पर डिविडेंड इनकम मिला, यानी कि आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हुए शेयर्स का मुनाफा आपको सीधे बैंक अकाउंट में आया, तो आपको इन आए हुए पैसों को कैजुअल इनकम समझकर खर्च नहीं करना चाहिए, या इस इनकम को किसी डेप्रिशिएटिंग एसेट में जैसे मोबाइल फोन, बाइक या कार में नहीं डालना चाहिए, बल्कि इसे अपने अकाउंट से निकालकर उसी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मानिए कि आपके पास कोल इंडिया के टोटल 100 शेयर्स हैं और आपको हर शेयर पर लगभग 10 रुपए का डिविडेंड मिला, यानी आपके अकाउंट में 1000 रुपए उस कंपनी ने डिविडेंड के तौर पर क्रेडिट कर दिए।
अब इन 1000 रुपए को बाहर मौज मस्ती में उड़ाने की जगह आप कोल इंडिया के और शेयर्स लेकर अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, जो आपको आगे फायदा देगा। यानी अगर आपके पास अभी 100 शेयर्स हैं तो आप इन 1000 रुपए से 5 शेयर्स और ले सकते हो, और अगली बार जब कंपनी अपने डिविडेंड को अनाउंस करेगी तो आपको 100 शेयर्स नहीं बल्कि 105 शेयर्स पर डिविडेंड मिलेगा। यानी आपने डिविडेंड से हुई अपनी इनकम को री इन्वेस्ट किया और उससे और भी डिविडेंड कमा लिया। इसमें आपकी मेहनत बिल्कुल कम है, लेकिन जो कंपनी आपके लिए मेहनत कर रही है वो आपको आगे जाकर और भी रिवॉर्ड्स देगी। इसी तरह से अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई कंपनी बोनस शेयर्स की फॉर्म में आपको डिविडेंड देती है तो आपको उन बोनस शेयर्स को बेचकर मार्केट से पैसा कैश आउट नहीं करना है, बल्कि उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है। इससे आपको कुछ सालों में 2 गुना फायदा होगा, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपनी लाइफ में उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां आपको कुछ भी खरीदने से पहले प्राइस टैग नहीं देखना पड़ेगा। यही जादू है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान का। इस अपॉर्चुनिटी की मदद से न सिर्फ आप एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करना सीखोगे, बल्कि आपका फ्यूचर और भी ज्यादा सिक्योर होता जाएगा। आपने ये लाइन तो बहुत सुनी होगी कि पैसे से ही पैसा बनता है। ये लाइन आज की पूंजीवादी समाज में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि सब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। हमारी चॉइसेस और सैक्रिफाइसेस ही ये डिसाइड करते हैं कि आगे जाकर हमारी जिंदगी कैसी होगी। क्या हम एक कंफर्टेबल और टेंशन फ्री लाइफ जी पाएंगे, या फिर आने वाले वक्त में अपने बच्चों या फिर रिश्तेदारों पर डिपेंड हो जाएंगे। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान का तभी फायदा है जब आप अप्रिशिएटिंग और डिप्रिशिएटिंग एसेट्स में फर्क करना सीख जाएं। यानी अप्रिशिएटिंग एसेट्स वो होते हैं जिसमें आपको अपने इन्वेस्टेड पैसे पर मुनाफा मिलता है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स। और वहीं डिप्रिशिएटिंग एसेट्स वो होते हैं जहां आप अपनी लग्जरी के लिए पैसे खर्च करते हो, जैसे शूज, ट्रिप्स, कार, मोबाइल जैसी चीजें। हालांकि ऐसा नहीं है कि लाइफ में डिप्रिशिएटिंग एसेट्स पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। आपको अपने लाइफस्टाइल को हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से आपकी सेविंग्स कम नहीं होनी चाहिए। आपने जितने पैसे सेव करने का टारगेट बनाया है, आपको उतने पैसे हर महीने सेव करना ही है, और फिर बचे हुए पैसों को आप डिप्रिशिएटिंग एसेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो मानती हैं कि अगर आप अपनी सैलरी का 50 से 60% सेव नहीं करते हो तो ये मान लीजिए कि आप कमाते ही नहीं हो। हालांकि ये बात लाइफ के हर एक स्टेज पर सच नहीं होती, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप अपने खर्चों को इस तरह से प्लान करें कि आप अपनी ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स पर मुनाफा कमा सकें। और ये मुनाफा कमाने के लिए डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे बेहतर स्कीम है, क्योंकि ये आपको 2 तरह से फायदा पहुंचाती है। एक तो आपका पैसा कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने के साथ साथ डीमैट अकाउंट में भी बढ़ता रहता है, और दूसरा ये कि आपको ये कंपनीज डिविडेंड के तौर पर एक्स्ट्रा इनकम भी देती है, जिससे आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग या तो वापस री इन्वेस्ट कर सकते हो या अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब तक हमें ये तो मालूम पड़ गया कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, लेकिन आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर कितना % डिविडेंड हमारे लिए सही है। हम कोई भी काम करने से पहले उस पर एक एंड गोल का ठप्पा लगा देते हैं। जैसे मान लो अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसे कितने मार्क्स चाहिए ताकि वो कट ऑफ क्लियर कर जाए, या फिर अपनी मनचाही पोस्टिंग पाने के लिए उसे कितनी ऑल इंडिया रैंक लानी होगी। ठीक उसी तरह अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एंड गोल हो सकता है कि आपको किसी डिपार्टमेंट का हेड बनना है और पर मंथ सैलरी आपको 2 लाख या 3 लाख चाहिए। ये एंड गोल वाला टैग हर केस में फिट बैठता है। यहां तक कि अगर आप वॉक करके कुछ सामान लेने जा रहे हो तो आप ये डिसाइड कर लेते हो कि इतने बजे तक मुझे वापस घर आकर टीवी देखना है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी एसेट में डालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर आप उस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें, या आपसे कहें कि आपको अपने पैसों से कितना पैसा बनाना है। इस काम को करने के लिए हमें रिसर्च की जरूरत होती है। अब बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे बिजनेस के जरिए स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमा के देती हैं, और वहीं कुछ कंपनीज ये मुनाफा डिविडेंड के रूप में दे देती हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आखिर कितने % डिविडेंड सही है। अगर हम बात करें दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, तो मान लीजिए फिक्स्ड डिपॉजिट। ये फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट लगभग एक इंसान को सालाना 6 से 7% रिटर्न देता है। ठीक उसी तरह गवर्नमेंट बॉन्ड्स कुछ 8 से 9% रिटर्न देते हैं। वहीं अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपने इन्वेस्टर्स को 8 से 20% तक का रिटर्न प्रॉमिस करते हैं। और इसी तरह जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी का मुनाफा कितना हुआ है, क्योंकि उसके मुनाफे से ही तो आपका मुनाफा आएगा। तो इसीलिए अगर आपको किसी कंपनी में 6-7% साल का डिविडेंड मिल रहा है तो वो काफी अच्छी बात है। वैसे तो कुछ कंपनीज 2 से 3% भी डिविडेंड देती हैं, लेकिन ये बहुत कम हो जाता है। इसीलिए इन कंपनी से इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं। जैसे किसी कंपनी के शेयर का दाम 500 से 600 रुपए हो गया तो इन्वेस्टर्स को हर शेयर पर 100 रुपए का मुनाफा होता है। ठीक उसी तरह से कोल इंडिया और वेदांता जैसी कंपनीज साल का 30-40 रुपए डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स के अकाउंट में डाल देती हैं। यानी ये कंपनीज आराम से आपको 6-7% डिविडेंड रिटर्न दे ही देती हैं, जो कुछ केसेस में 10-12% भी हो जाता है। और हमेशा याद रखना दोस्तों, 6-7% डिविडेंड इसीलिए भी अच्छा मुनाफा कहलाता है क्योंकि एक तरफ आप बढ़ते हुए शेयर प्राइस से भी तो मुनाफा कमा लेते हैं, और दूसरी तरफ ये 6-7% डिविडेंड आपका एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन जाता है।
लेकिन हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि आप ट्रस्टवर्दी कंपनीज में इन्वेस्ट करके ये डिविडेंड अर्न कर रहे हैं। बहुत केसेस में आपको हाई डिविडेंड यील्ड वाली छोटी कंपनीज भी दिख जाएंगी, लेकिन उनमें हमेशा रिस्क का फैक्टर जुड़ा होता है, जिसे हम डिविडेंड ट्रैप कहते हैं। और इस फॉर्मूला की बात हम अगले कुछ एपिसोड में करेंगे। फिलहाल के लिए हमने ये तो जान लिया कि 6-7% डिविडेंड अर्न करना काफी अच्छा है, लेकिन आखिर ये फॉर्मूला किस तरह से आया? आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, इसका लॉजिक भी बड़ा ही आसान है। इन्फ्लेशन नाम का टर्म तो आपने सुना ही होगा। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर, जो हर महीने आरबीआई अपने डेटा में परसेंटेज के फॉर्म में मेजर करती है। इससे हमें यह पता चलता है कि हर साल कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, और आरबीआई इस महंगाई के परसेंटेज को 4 से 6% के बीच में रखने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर ये नंबर कंट्रोल से बाहर चला गया तो देश के पुअर और लोअर मिडिल क्लास सेक्शन के लिए चीजों को अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस इन्फ्लेशन परसेंटेज का आपकी डिविडेंड इनकम से क्या रिलेशन है? रिलेशन है दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि आपको हर कोई इन्वेस्टमेंट का ज्ञान क्यों देता है? क्यों आपके माता पिता आपके लिए पॉलिसीज करवाते हैं, आपके नाम पर एफडीज करवाते हैं? ऐसा इसीलिए ताकि वो अपने मौजूदा पैसों से महंगाई को हरा पाएं। अब मान लीजिए कि आपके पास आपकी पॉकेट में 100 रुपए पड़े और आज आप उन 100 रुपए से 2 बड़े चिप्स के पैकेट खरीद पा रहे हो, तो आप ये देखोगे कि अगले साल आप उन 100 रुपए से सिर्फ एक ही बड़ा चिप्स का पैकेट खरीद पाओगे। अगर आपको 1 साल बाद भी 2 बड़े चिप्स के पैकेट खरीदने हैं तो आपने 100 रुपए में कुछ पैसे और डालने होंगे, जिससे आपको 2 पैकेट मिल जाएंगे। इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। और जब हम इस 4 से 6% के इन्फ्लेशन को अपनी इन्वेस्टमेंट से पीछे कर देते हैं तो हमारा पैसा बढ़ता रहता है, या यूं कहें कि वो कम नहीं होता। इसीलिए हमारे पैसों की वैल्यू को बनाए रखने के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब जितना ज्यादा रिटर्न या मुनाफा आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर मिलता जाएगा, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए जब हम 6-7% डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो ये काफी अच्छा नंबर माना जाता है। जब भी आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करें तो आपको उसकी हिस्ट्री उठाकर जरूर चेक करनी चाहिए। उस हिस्ट्री में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला कि कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में कितने % डिविडेंड दिया है, और दूसरा हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट और डिविडेंड कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। ये सब जांचने और परखने के बाद आप बेफिक्र होकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इस 6-7% की डिविडेंड यील्ड आपके पैसों को सेव भी रखती है, और दूसरा जो कंपनीज बीच बीच में स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करती हैं उसे आप अपने कपड़े, जूते या मोबाइल फोन पर भी खर्च कर सकते हो। इस तरह से आपको अपने खर्चे और इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करके चलना होगा, ताकि आप एक अच्छी जिंदगी आज भी जी सको और आगे भी जीते रहो। ये तो बात हो गई कि कितने डिविडेंड यील्ड सही है, लेकिन अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट सिनेरियो में आप किस तरह से डिविडेंड इनकम पर अपना टैक्स बचा सकते हो या कम से कम रख सकते हो। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। इंडिया में किसी भी तरह की इनकम पर टैक्स तो लगता ही है, और जाहिर सी बात है कि डिविडेंड भी एक तरह से प्रॉफिट ही हुआ, तो सरकार आपसे टैक्स लेगी। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपनी स्टूडेंट लाइफ में इन्वेस्ट करके डिविडेंड से प्रॉफिट कमा रहे हैं तो शायद आप टैक्स से बच जाएं। लेकिन वहीं अगर आप एक जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो आपको ये टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन टैक्स को कम से कम रखने की भी कई सारी ट्रिक्स होती हैं, और जितना टैक्स कम होगा उतना ज्यादा आपका मुनाफा होगा, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न मिलेगा। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1961 के इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग डिविडेंड पर टैक्स देने का जिम्मा कंपनी पर होता था, यानी कि जो भी कंपनी या फंड हाउस आपको डिविडेंड देती थी वो ऑलरेडी टैक्स के पैसे काट कर ही आपको भेजती थी। लेकिन 2020 में ही फाइनेंस एक्ट आया, जिसने डिविडेंड इनकम पर टैक्स का ओनरशिप कंपनी से हटाकर इंडिविजुअल इन्वेस्टर पर डाल दिया, यानी कि जो भी हम डिविडेंड कमाएंगे उसका टैक्स हमें ही देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप सरकार को बताएंगे ही नहीं कि आपको कोई डिविडेंड इनकम मिली है, तो ऐसा करना गलत है, क्योंकि आपका कोई भी डीमैट अकाउंट आपके पैन कार्ड से लिंक होता है, और जब भी आपको कैश डिविडेंड अकाउंट में रिसीव होता है तो सरकार आपके पैन नंबर से ये पता लगा लेती है, क्योंकि कंपनी खुद सरकार को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि उन्होंने किसी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया। अब अगर आपका कैश डिविडेंड किसी भी कंपनी के शेयर्स लेने पर 5,000 रुपए से ऊपर था तो कंपनी आपको 10% टीडीएस काट कर ही वो वापस ट्रांसफर करेगी। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इस प्रोसेस में सरकार आपका टैक्स पहले से ही कट कर अपने पास जमा कर लेती है, और अगर साल के एंड में आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है तो वो पूरा कटा हुआ टैक्स आप इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए वापस ले सकते हो। एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लो आपको 6,000 रुपए किसी कंपनी से डिविडेंड का पेमेंट आना है, तो आपको सिर्फ 5,400 रुपए ही अकाउंट में दिखेंगे, क्योंकि 10% यानी 600 रुपए सरकार अपने पास जमा कर लेगी। और साल के एंड में जब आप सरकार को बताओगे कि मेरी इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती है तो वो आपको ये पैसे वापस कर देगी। फिलहाल सरकार ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आपको ईयरली 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर हुई तो आप टैक्स के ब्रैकेट में आ जाएंगे। लेकिन एक जादुई ट्रिक है जिससे आप अपना 10% टीडीएस भी बचा सकते हैं, ताकि आपको पूरे पैसे अकाउंट में मिल जाए। अगर मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन या स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है कि आपकी कोई इनकम नहीं होगी, तो इससे आप इनकम टैक्स भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे ही रखेंगे।
तो आप हर साल अपनी डिविडेंड पेइंग कंपनीज को एक फॉर्म 15G फॉर्म फिल करके दे सकते हो कि आपकी सालाना इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, और वो कंपनी आपका TDS कट किए बिना ही आपको डिविडेंड पे करेगी। और याद रखिएगा कि ये 15G फॉर्म सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंडिविजुअल के लिए है जिसकी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से कम होगी। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो ये फॉर्म 15H होना चाहिए। अब अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है और आप इन सब चीजों का ध्यान नहीं रख सकते हो, तो आपके लिए भी कुछ ऐसा मैजिकल ऑप्शन है जिससे आप अपना टैक्स जीरो कर सकते हो। अब इसमें सबसे पहले आता है कि आप डिविडेंड पेइंग कंपनीज की जगह ग्रोथ ऑप्शंस में इन्वेस्ट करो। ग्रोथ ऑप्शन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आपको मिला हुआ डिविडेंड इनकम वापस से उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में तो सुना ही होगा। इस प्लान में आप खुद अपनी डिविडेंड इनकम को मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में जाकर इन्वेस्ट करते हो, लेकिन ग्रोथ ऑप्शंस में ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि आपकी डिविडेंड इनकम को ऑटोमेटिकली कंपनी में री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, जिससे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप एक सैलरीड इंसान हो या बिजनेस करते हो, तो आप अपनी डिविडेंड इनकम को मिलाकर टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे रह सकते हो। और ऐसा किया जा सकता है अगर आप सरकार के बताए हुए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो। इनमें से कुछ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं PPF इन्वेस्टमेंट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसमें आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपनी ईयरली इनकम को 1.5 लाख से कम कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डोनेशन, होम लोन इंटरेस्ट, ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो सरकार आपका टैक्सेबल इनकम उतने ही पैसों से कम मानेगी जितना आप इन सब में शो करोगे। लेकिन और जानकारी के लिए आपको इस चीज के बारे में पढ़ना होगा कि आप किस तरह से अपना टैक्स कम से कम कर सकते हो। हर एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट पर सरकार कुछ लिमिट लगाती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो हिमांशु की ईयरली इनकम 12 लाख रुपए, और ऊपर से उसे कंपनी रेगुलरली डिविडेंड भी देती है क्योंकि उसने ऐसे डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट किया। लेकिन फिर भी हिमांशु हर साल 0 टैक्स पे करता है। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि हिमांशु ने अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट को इस तरह से प्लान किया है कि उसकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से हमेशा नीचे ही रहती है। ये काम चाहे तो आप अपने गली मोहल्ले के सीए को पैसे देकर भी कर सकते हो, या फिर खुद से जानकारी इकट्ठा करके ठीक से इसकी प्लानिंग कर सकते हो। याद रखना, आज के वक्त में अमीर सिर्फ पैसा कमा कर नहीं बना जाता, बल्कि उस पैसे को आप किधर इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे स्मार्ट तरीकों से अपना टैक्स बचा रहे हो, ये सब भी काउंट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अब आप किसी भी बड़े लोग जैसे अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लीजिए, इन सब का नाम कहीं ना कहीं उछलता रहता है, भले ही वो पनामा पेपर्स हो या फिर इन लोगों की अनडिक्लेयर्ड इनकम। ये इसी वजह से होता है कि हर इंसान अपनी इनकम को कम से कम दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि इंडिया में सरकार की टैक्स पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट है। तो आप भी अगर डिविडेंड या सैलरी से कोई इनकम कमा रहे हो तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी उसी हिसाब से प्लान करनी होंगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाओ। इस एपिसोड में आपको टैक्स ट्रैप के बारे में तो पता चल गया, और अगले एपिसोड में जानेंगे कि आखिर डिविडेंड ट्रैप क्या है, कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इस डिविडेंड ट्रैप से बचा सकते हैं और अपने पैसे को भी डेप्रिशिएट होने से रोक सकते हैं। हर इन्वेस्टमेंट स्कीम में कुछ ना कुछ डाउनसाइड तो रहती है। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट वैसे तो बहुत ही सेफ है, सिक्योर और रेगुलर इनकम के लिए अच्छी चीज है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। याद रखना कि कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको सिक्के के दोनों पहलू पता होने चाहिए, ताकि अगर कोई रेड साइन या वार्निंग साइन दिखे तो आप अपने पैसों को बचा सकें। जैसे कि हर म्यूचुअल फंड्स की एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क्स। इसका मतलब है कि कल को कोई ऐसा इवेंट आ गया जिसकी उम्मीद इस दुनिया ने नहीं की हो, तो उसकी वजह से मार्केट बुरी तरह नीचे जा सकती है, जैसे 2008 का रिसेशन और फिर 2020 का कोविड। लेकिन इसके डर से ऐसा भी नहीं कि आपको इन्वेस्ट कर देना बंद कर देना है, बस ऐसे इवेंट्स का ध्यान रखना है ताकि आप किसी ट्रैप में ना फंसे। ऐसा ही ट्रैप होता है डिविडेंड ट्रैप। कुछ कंपनीज में आपको लगेगा कि पिछले कुछ सालों की डिविडेंड काफी बेहतरीन है, जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि ये कंपनी नेक्स्ट ईयर भी अच्छा ही डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, लेकिन उस कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स बिल्कुल हिले हुए होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए 2 तरीके के गेन्स होते हैं। पहला है कैपिटल गेन और दूसरा है डिविडेंड गेन्स। कैपिटल गेन मतलब जब कंपनी का शेयर प्राइस मार्केट के हिसाब से बढ़ता या कम होता है, और वहीं डिविडेंड गेन्स वो होता है जब कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स क्वार्टरली और एनुअल प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस करते हैं। अब मान लीजिए कि सुमित ने अपने 50,000 रुपए एक कंपनी में इन्वेस्ट किए और उसके पास कंपनी के 100 शेयर्स हैं। इसका मतलब उस कंपनी के एक शेयर का प्राइस 500 रुपए। अब उस कंपनी ने पिछले 3 साल में एक शेयर पर 50 रुपए डिविडेंड अनाउंस किया, यानी कि इससे सुमित को 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपए से कम होकर 300 रुपए हो गया। इसका सीधा मतलब है कि सुमित ने 5,000 रुपए कमाने के चक्कर में अपने 20,000 रुपए मार्केट में खो दिए, यानी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया। इसी को कहते हैं डिविडेंड ट्रैप।
कंपनी डिविडेंड के जरिए अपने इन्वेस्टर्स को लॉयल रखने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं उनके इन्वेस्टर्स के मार्केट में लॉस होते जाते हैं। इसीलिए सिर्फ डिविडेंड यील्ड के बेसिस पर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके आप इस डिविडेंड ट्रैप में फंस सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझाऊं तो बजाज कंज्यूमर केयर नाम की एक कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में अपने इन्वेस्टर को 12% का डिविडेंड यील्ड दिया था, जो काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन वहीं इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उसी फाइनेंशियल ईयर में 50% से नीचे गिर गया। यानी कि आपको डिविडेंड यील्ड देकर लगेगा कि कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन वहीं पर आप कंपनी के फंडामेंटल्स और उनके बिजनेस का एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि ऐसे ही कंपनीज आपको डिविडेंड ट्रैप में फंसाती है। इस शो के पिछले कुछ एपिसोड्स में आपको बताया गया है कि कैसे आपको स्मॉल कैप कंपनीज यानी छोटी कंपनीज को ट्रस्ट ना करके बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, आईटीसी, कोल इंडिया में अपने पैसे रखने, क्योंकि अगर मार्केट कंडीशंस बुरी भी होती हैं तो इन कंपनीज में इन्वेस्टेड रहकर आपका पैसा लॉस में नहीं जाएगा, और अगर इन कंपनीज का शेयर प्राइस नीचे भी जाता है तो वो उसी तेजी से बाउंस बैक भी होता है। जैसे कोविड के टाइम रिलायंस का शेयर प्राइस करीब 2000 रुपए से 800 रुपए टच कर गया था, लेकिन आज के वक्त में रिलायंस का शेयर प्राइस 3000 के करीब है। इस तरह कोविड के वक्त आईटीसी का शेयर प्राइस 150-200 रुपए के बीच में था, लेकिन आज के वक्त में इस कंपनी का शेयर प्राइस 450 रुपए। इसका सीधा मतलब यह है कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टेड रहने से आपको मार्केट में भी कैपिटल गेन होता है और साथ में आपकी डिविडेंड इनकम भी स्टेबल रहती है। और अगर बाय चांस इन कंपनीज ने कभी डिविडेंड नहीं भी अनाउंस किया तो भी आप मार्केट के कैपिटल गेन से मुनाफा कमा सकते हो। ऐसी आपको बहुत सी छोटी कंपनीज मिलेंगी जिनकी डिविडेंड हिस्ट्री काफी मजबूत होगी, लेकिन याद रहे कि ये कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले आप कभी भी रेगुलर इनकम डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स को ट्रस्ट करना बहुत रिस्की होता है। तो यही थे इस इन्वेस्टमेंट के सिक्के के दो पहलू, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम आपको बताएंगे कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज के नुकसान आपको क्या क्या हो सकते हैं, ताकि आप अपने लिए बेस्ट पोर्टफोलियो को चूज कर सकें। ठीक जिस तरह आपने पिछले एपिसोड में डिविडेंड ट्रैप के बारे में जाना, उसी तरह इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर इन डिविडेंड पेइंग कंपनीज के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। हर एक इन्वेस्टमेंट मेथड में कुछ ना कुछ नेगेटिव रहता ही है। जैसे स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, वहीं फिक्स डिपॉजिट सेफ तो होता है लेकिन वहां रिटर्न्स कम मिलते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके अपना मनचाहा रिटर्न लेने के लिए आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। उसी तरह डिविडेंड पेइंग कंपनीज के भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। अब तक आप ये तो समझ गए कि डिविडेंड पेइंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने से आपका पैसा दो तरफ से बढ़ता है, एक तो कंपनी के मार्केट में शेयर प्राइसेस से और दूसरा आपकी रेगुलर डिविडेंड इनकम से। लेकिन वहीं आप लॉजिक की बात करें तो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देने की वजह से इन कंपनीज की ग्रोथ बहुत धीमी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसका रीजन भी मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपकी एक छोटी सी किराने की दुकान है। अब इस दुकान से आपको हर महीने 30,000 रुपए मुनाफा होता है और इस 30,000 मुनाफे में से आप 10,000 रुपए घर में खर्च कर देते हैं। अब इन घर में खर्च हुए पैसों को आप डिविडेंड ही मानिए, क्योंकि है तो ये दुकान का प्रॉफिट का हिस्सा, लेकिन ये घर के खर्चों में यूज हो जाता है। ठीक वैसे ही कंपनीज का भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देने में चला जाता है। तो इस वजह से कंपनी उस मुनाफे को पूरी तरह से अपने धंधे में री इन्वेस्ट नहीं कर पाती, और इसी री इन्वेस्टमेंट के ना होने की वजह से कंपनी के पास पैसे कम बचते, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पाती जितनी तेजी से बाकी कंपनीज बढ़ाती हैं। अब मार्केट के हिसाब से एग्जाम्पल दिया जाए तो एवेन्यू सुपरमार्केट और भारती एयरटेल जैसी कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी प्रॉफिट दिया, लेकिन ये कंपनीज बहुत कम ही डिविडेंड पे करती हैं। यानी कि ये कंपनीज अपने सारे मुनाफे को बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट हर साल अच्छी स्पीड से बढ़ाती जाती हैं, और इसी वजह से इन्वेस्टर्स को मुनाफा होता रहता है। अब मान लो ये कंपनीज भी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड में डाल दें तो इनका ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। यही वजह है कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर प्राइस मार्केट में धीमे से बढ़ते हैं। ये बात प्रूव होती है वेदांता नाम की कंपनी से। वेदांता कंपनी इंडिया की बहुत बड़ी मेटल कंपनी है जो अपने डिविडेंड्स के लिए जानी जाती है, लेकिन साल 2021 से 24 तक में इस कंपनी का शेयर प्राइस 250 रुपए से 300 रुपए के बीच में ही रहा है। कभी वो बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है, लेकिन इसमें कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। ऐसी और भी कंपनीज हैं, लेकिन पिछले कुछ एग्जाम्पल से शायद आपको समझ आ ही गया होगा कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज बाकी कंपनी के मुकाबले स्लो ग्रो करती हैं। दूसरा और बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि डिविडेंड की अनाउंसमेंट हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं, यानी कि मुनाफे का कितना % हिस्सा डिविडेंड्स में जाएगा ये कंपनी की मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है। तो किसी भी वक्त पर कंपनी में कोई बड़ा बदलाव आए या प्रॉफिट और रेवेन्यू के नंबर्स अच्छे नहीं आए तो आपकी डिविडेंड इनकम कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। जहां आप एक तरफ सोच रहे होंगे कि आप डिविडेंड से कुछ खरीदेंगे या उस पैसे को कहीं इस्तेमाल करेंगे, तो यह भी हो सकता है कि कंपनी उस क्वार्टर या साल में बहुत कम डिविडेंड अनाउंस कर दे, या वर्स्ट केस सिनेरियो में हो सकता है कि आप अपने डिविडेंड से पूरी तरह हाथ धो बैठे। और तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डिविडेंड ट्रैप, जिसकी बात हम पिछले एपिसोड्स में कर चुके हैं। हालांकि वैसे तो डिविडेंड को मैक्सिमाइज करके बहुत से लोग अपने रिटायरमेंट करने तक की प्लानिंग कर लेते हैं,
लेकिन बहुत से जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट या फिर ग्लोबल ट्रेजेडीज जैसे कोविड, नेचुरल कैलामिटीज जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक या कुछ इवेंट्स भी ऐसे हैं जो कंपनी के प्लान या बिजनेस को पूरी तरह से हिलाकर रख सकते हैं और आपको शायद आपकी जरूरत के टाइम पर वो डिविडेंड मैक्सिमाइज ना हो पाए। एग्जाम्पल की बात करें तो अमेरिका की वजह से 2008 का रिसेशन जो पूरी दुनिया ने झेला था, उससे अभी भी काफी सारे देश और कंपनीज नहीं उभरे हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने उस क्राइसिस को अच्छे से टैकल किया था, लेकिन काफी सारे बड़े बैंक्स जो अमेरिकन मार्केट में लिस्टेड थे, उन्होंने अपने मार्जिन्स को बुरी तरह से स्लैश किया था और साथ ही साथ डिविडेंड्स भी कट कर दिए थे। इंडिया में बहुत से देसी इन्वेस्टर्स इस कहावत में मानते हैं कि जब भी अमेरिका छींक मारता है तो जुकाम बाकी के देशों को हो जाता है। इसीलिए ये चीजें आपके लिए जाननी जरूरी है ताकि आप दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन बना सको। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। और याद रहे कि जॉन बोगल और बेंजामिन ग्रैम जैसे इन्वेस्टिंग लेजेंड्स आपको हमेशा बोलते हैं कि आपके पोर्टफोलियो के हिस्से में डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हमेशा होने चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज के फंडामेंटल्स ज्यादातर आपको स्ट्रांग ही नजर आते हैं। इसीलिए आपको डिसएडवांटेज सुनकर डरना नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए आगे चलकर वेल्थ का क्रिएशन करेगा। अब इस तरह से हम डरने लग जाएंगे तो हमारा पैसा तो घर के लॉकर से भी चोरी हो सकता है। सेफ्टी की गारंटी तो कहीं भी नहीं है, लेकिन इसकी काफी सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहा जाता है। इसकी हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। हम मार्केट्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट तो करना जानते हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री पॉइंट हमेशा क्लियर रहता है, लेकिन कभी भी हमारे जैसे रिटेल या छोटे इन्वेस्टर्स इन एंट्री पॉइंट्स पर एग्जिट का नहीं सोचते। हालांकि एग्जिट स्ट्रैटेजी भी हमारे मुनाफे को मैक्सिमाइज करने का बहुत ही जरूरी पार्ट है, क्योंकि किसी भी शेयर प्राइस का मूवमेंट आपको प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। इसी से आपका फायदा या नुकसान डिसाइड होगा। एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लीजिए कि दीपक ने मार्केट में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए और ये 50,000 बढ़कर 80,000 हो गए। इसका मतलब है कि एक साल में करीब 60 से 65% का मुनाफा। लेकिन दीपक ने सोचा कि बस ये 80,000 1 लाख हो जाए तो वो ये शेयर बेच देगा, लेकिन 1 लाख करने के चक्कर में वो शेयर प्राइस गिर गया और वो 80,000 फिलहाल 40,000 बन गए। तो इसका मतलब दीपक को सिर्फ 10,000 का नुकसान नहीं बल्कि 40,000 का नुकसान हुआ। जहां दीपक एक वक्त पर 60-65% मुनाफे पर बैठा था, वहीं अब उसका 20% का नुकसान हो गया। अगर दीपक उस पॉइंट पर एग्जिट कर लेता या कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को समझकर ऊपर से शेयर प्राइस पर एग्जिट ले लेता तो उसे मुनाफा भी मिल जाता और फिर वो बाद में शेयर प्राइस नीचे आने पर वो पैसे वापस उसी में डाल देता। इसे ही ट्रेडर्स की लैंग्वेज में शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत नहीं है। समझने की जरूरत सिर्फ ये है कि हमें होने वाले नुकसान को प्रिडिक्ट करके उससे बचना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो एक तरह से हमारा मुनाफा ही तो होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट की स्टीम को समझना बहुत जरूरी है, उसके ट्रेंड्स को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कंट्री से लेकर उस कंपनी के बिजनेस के फंडामेंटल्स को भी समझना जरूरी होता है। ठीक इसी तरह एग्जिट पॉइंट की समझ होने के साथ साथ हमें हमेशा वो स्टॉक पिक करने आनी चाहिए जो अंडरवैल्यूड है। अंडरवैल्यूड का मतलब मार्केट में कंपनी के शेयर प्राइस जितने होने चाहिए उससे भी कम है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो हाल फिलहाल में पेटीएम का शेयर करीब अपना 80% वैल्यू खो चुका है, इसीलिए वो अंडरवैल्यू माना जाएगा। और वहीं जब पेटीएम स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था तो इसे बहुत ही ओवरवैल्यूड माना जा रहा था। अगर ये पहचानना आ गया तो आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। डिविडेंड पेइंग कंपनीज में अपनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट की स्ट्रैटेजी बनाना भी इसी तरह जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर हर साल देखा जाए तो हर इंडियन कंपनी का फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होता है, यानी कि मार्च खत्म होते ही कंपनी अपने एनुअल प्रॉफिट, रेवेन्यू और ग्रोथ के नंबर्स को पब्लिक में बताती है और उसके बाद लगभग हर बड़ी कंपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग रखती है जिसमें उनके आगे का प्लान डिस्कस होता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में काम करेगी जिससे उसके शेयर होल्डर्स को फायदा हो। ये सारे इवेंट्स कहीं मई जून के आसपास ही होते, तो इसीलिए आप मुनाफा कमाने के लिए कंपनी की प्रेडिक्शंस देखकर उनके बारे में पढ़कर मार्च में ही अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब कंपनी अपने नंबर्स अनाउंस करके एनुअल जनरल मीटिंग करे तो डिविडेंड इनकम होने के बाद उन शेयर्स को बेचा जा सकता है। लेकिन ऐसा तभी करना चाहिए जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए उस कंपनी से बेटर ऑप्शंस हो जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। इसीलिए दुनिया में 2 तरह के इन्वेस्टर्स अक्सर देखे जाते हैं। एक वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें कंपनी पर पूरा भरोसा होता है कि इससे उन्हें मुनाफा मिलेगा। ऐसा अक्सर बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा और मारुति के साथ ही किया जाता है। दूसरी तरह के इन्वेस्टर्स वो हैं जो अपनी अप्रोच को लेकर थोड़े अग्रेसिव होते हैं। वो एक कंपनी के शेयर्स को लेकर ज्यादा दिन तक उन्हीं में इन्वेस्ट करके रखते हैं और मुनाफा होते ही बेच देते हैं। लेकिन ऐसा इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास बहुत सारा वक्त और नॉलेज दोनों होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों ही ज्यादा होता है। लेकिन वहीं पर पहले की तरह के इन्वेस्टर्स अपनी अप्रोच को लेकर पेशेंस रखते हैं। इसीलिए डिविडेंड इन्वेस्टर्स हमेशा पहली तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो काफी सुलझे हुए होते हैं। हम सब ने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि लालच बुरी बला है।
इसीलिए हमें अपने पैसों के साथ पेशेंस रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जो भी हो जाए, लेकिन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 2019 के दिसंबर महीने को याद किया जाए तो कोविड की खबर चाइना में तब तक आ चुकी थी, लेकिन किसी ने सोचा तक नहीं था कि वो वायरस पूरी दुनिया पर ऐसा कहर बरसाएगा। लेकिन अगर इसे लोग थोड़ा सीरियसली लेते तो काफी सारे इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक करके उस वक्त सही से एग्जिट ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्च 2020 में मार्केट बुरी तरह से नीचे गिरा। इसीलिए हमें ऐसे इवेंट्स के बारे में और गहरे तरीके से पढ़ने की जरूरत है ताकि हम अपने मुनाफे को मैक्सिमाइज कर सकें। तो ये थी डिविडेंड से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की मास्टर क्लास। अगले एपिसोड में हम जानेंगे एक और ऐसा मेथड जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट में 4 चांद लगा पाएंगे। तैयार हो जाइए इस आखिरी पड़ाव के लिए और सुनिए अगला एपिसोड। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने सब्जी को काटकर तड़का लगाकर उसमें मसाला डालना सीख लिया। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इस सब्जी को और टेस्टी बनाने के लिए आखिर लास्ट स्टेप क्या हो सकता है, यानी कि आपका रिस्क कम से कम और रिटर्न ज्यादा से ज्यादा। इस चीज को अचीव करने के सीक्रेट रेसिपी है डाइवर्सिफिकेशन। डोंट कीप ऑल योर एग्स अंडर द सेम बास्केट, यानी कि अपने सारे अंडे एक जगह पर रखोगे तो एक के खराब होने से सब खराब हो सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ एक ही एरिया में अपने सारे एफर्ट्स और रिसोर्सेज नहीं लगाने चाहिए, वरना आप एक साथ सब खो सकते हैं। ये इंग्लिश की लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन पैसों को इन्वेस्ट करते हुए इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा टूल है जिससे आप अपना पोर्टफोलियो बेस्ट तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की जिंदगी की सेविंग्स का 50% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होता है, 15% गोल्ड में, 10% रियल एस्टेट में, 10% सेविंग्स अकाउंट में और 5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट में। वहीं कुछ लोग 50% गोल्ड या 50% रियल एस्टेट में भी रखना पसंद करते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो की, जो आपको इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वो मार्केट के नीचे जाने पर भी स्टॉक्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और आपके पैसे को कम ना होने दे। गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे इंस्ट्रूमेंट इसी चीज में आपकी सबसे ज्यादा मदद करते हैं। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आखिर किस तरह का पोर्टफोलियो बेस्ट रहता है, इसका जवाब आपको अभी मिल जाएगा। अक्सर बड़े से बड़े इन्वेस्टर अपने पैसे अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स की बेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में आप अपने पैसे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल IT, सीमेंट, एनर्जी, बैंक, मेटल्स, होटल, FMCG, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनीज की लिस्ट बनाकर सबसे अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी को आप चूज कर सकते हैं और लंबे समय तक अपना पैसा ग्रो होने के लिए उसमें छोड़ सकते हैं। अगर आपको एक सेक्टर में लॉस भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी दूसरा सेक्टर संभाल लेगा। ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज में से एक है। वहीं दूसरी स्ट्रेटजी में आप अपने पैसे रिस्क के हिसाब से एलोकेट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको यह भी डिसाइड करना होगा कि कितने पैसे के साथ आप रिस्क ले सकते हो और कितने पैसे को सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये स्ट्रेटजी भी काफी लोग अपनाते हैं, लेकिन इसमें रिस्क के चांसेस हमेशा थोड़े से ज्यादा होते हैं और वहीं रिटर्न भी आपको ज्यादा ही मिलता है। पिछले कुछ एपिसोड्स में आपको स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनीज में डिफरेंस बताया गया था। स्मॉल कैप कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो करती हैं, लेकिन उससे ज्यादा तेजी से गिरती भी हैं, और वहीं लार्ज कैप कंपनीज सेफ होती हैं और धीरे धीरे ग्रो करती हैं। इसी के बीच में आती हैं मिड कैप कंपनीज, जो सेफ भी होती हैं और रिस्की भी। इसीलिए आपको इन 3 कैटेगरीज के हिसाब से अपने पैसे एलोकेट करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़े पोर्टफोलियो डिजाइनर अनुभव का कहना है कि वो अपनी 60% इनकम लार्ज कैप कंपनीज में रखता है, 30% मिड कैप कंपनीज में और सिर्फ 10% स्मॉल कैप कंपनीज में, जिससे उनको बैलेंस्ड रिटर्न भी आ सकता है और उनका पूरा पैसा भी सेफ रहता है। तीसरी स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन सीजन वाइज कर सकते हो। जैसे अक्टूबर से दिसंबर सीजन में काफी कंस्ट्रक्शन होता है तो आप उस वक्त सीमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं मानसून में इंडिया में बहुत फार्मिंग होती है तो आप केमिकल सेक्टर की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसी तरह से अगर किसी कंपनी के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज आई, जैसे उनको आगे चल के मुनाफा हो सकता है, तो आप उसमें में भी टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करके अपना पैसा निकाल सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो या पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर हो। असल बात यह है कि आप अपने पैसों को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई कर पाओ ताकि आपका रिस्क मिनिमम हो जाए और रिटर्न मैक्सिमम। चौथी तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप अपना 50% इनकम डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करो और 50% उन कंपनीज में जिससे आपको स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन होगा। इससे आपकी स्टेबल इनकम भी बनी रहेगी और आपका मार्केट में पोर्टफोलियो भी ग्रीन कलर का रहेगा, यानी कि मुनाफे में रहेगा। इसके अलावा भी ढेर सारी ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज हैं और उसके अलावा बहुत से इन्वेस्टर्स अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजीज बनाकर भी इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं। तो आपको यही करने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट के हिसाब से, ताकि कल को मुनाफे भी खुशी भी आपको हो, और अगर बाई चांस नुकसान भी होता है तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करना चाहिए। अगर आपको कंपनी पर बहुत विश्वास है तो आपको उन्हीं शेयर्स में बने रहना चाहिए, नहीं तो अपनी इन्वेस्टमेंट को रोटेट कर देना चाहिए। यह लर्निंग आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और आपका पोर्टफोलियो लॉस में है तो भी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। बस ध्यान रखें कि आपकी रिसर्च और नॉलेज सही सोर्सेज से ली गई हो। अगर ऐसा है तो आपका वो घाटे वाला पोर्टफोलियो भी जल्दी ही मुनाफे में आ जाएगा, क्योंकि इस मार्केट में पैसे, स्ट्रैटेजी और रिसर्च से ज्यादा अपना टाइम देना जरूरी है। जितना ज्यादा आप मार्केट को हर रोज ट्रैक करोगे या जितना ज्यादा अपडेटेड रहोगे, उतने ज्यादा आप अपनी लाइफ में अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाओगे। लेकिन कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना कभी मत भूलना, जिसमें से डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। ये थी आपकी डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर एक कंप्लीट मास्टर क्लास, जिसमें आपने डिविडेंड्स, उसके फायदे, नुकसान से लेकर के जनरल इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज के बारे में भी सीखा। उम्मीद है कि आपको ये शो जिंदगी में अच्छे से सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करेगा। इस शो में जितनी भी कंपनीज के नाम और एग्जांपल्स दिए गए हैं वो रिसर्च पर बेस्ड है, और ये एग्जांपल्स बिल्कुल भी ये नहीं बताते कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए आप अपनी खुद की नॉलेज के साथ ही हमेशा बाजार में उतरें। कैसा लगा आपको ये शो? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा।